नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि भारत और चीन विश्व की दो बड़ी महाशक्तियां हैं, लेकिन विरोधाभास देखिए कि चीन एक बहुत बड़ा देश होने के इतर भी एक ऐसा देश है जो एक चालबाज देश है। उसके पास इतनी ज्यादा भूमि है, फिर भी वो दूसरे देशों की भूमि पर, उनकी जमीन पर अपनी नापाक नजरें रखता है। चीन और भारत के विचारधारा में, उनकी मंशाओं में और उनकी नीति में बहुत बड़ा अंतर है। भारत जहां एक ओर अपनी भूमि के अलावा और किसी भी अन्य देश की भूमि पर नजर नहीं रखता है, कभी भी अतिक्रमण, आक्रमण के माध्यम से या फिर घुसपैठ के माध्यम से कभी भी किसी दूसरे देश की जमीन पर भारत आंखें नहीं रखता है। वही चीन हमेशा से ही, चाहे उसके जापान, फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, लाओस, इस प्रकार से जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, चाहे उनके साथ उसका विवाद हो जिसमें जापान भी शामिल है, या फिर भारत जैसे एक बड़े देश के साथ उसका विवाद हो। यह विवाद समुद्री सुरक्षा को लेकर भी है, समुद्र के विवाद को भी एक प्रकार से ये एड्रेस करता है और साथ ही साथ ये एक जमीनी विवाद भी है। भारत के साथ जो विवाद है वो प्रमुख तौर पर जो भारत और चीन की सीमाएं हैं, जो दोनों देशों को अलग करती हैं, जिसमें दोनों देशों का अपना अपना परसेप्शन है, यानी अपनी अपनी धारणाएं हैं। यही फर्क है एलओसी और एलएसी में। एलएसी जो यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उसमें दोनों देश अपने अपने तौर पर, अपने अपने नजरिए के आधार पर दोनों देशों की सीमाओं को मानते हैं और इसीलिए अधिकांश अवसरों पर देखा जाता है कि चीन इस पूरे की पूरी एलएसी का विरोध करता है और उसके खिलाफ भी जाता है और फिर भारत के इलाके में आकर अतिक्रमण भी करता है। ताजा घटना या ताजी खबर जो आई है, दरअसल ये जो घुसपैठ की आई है, ट्रांसग्रेशन की आई है, इंट्रूजन की आई है, ये आई है दरअसल उत्तराखंड से। लेकिन आपको मैं ये पूरा मुद्दा बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि में लेकर जाना चाहूंगा। देखिए, एलओसी के बारे में आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच है और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और दोनों देश इस सीमा को मानते हैं। जबकि एलएसी दरअसल दोनों देश, भारत और चीन, इसको एक प्रकार से अपनी अपनी धारणाओं के हिसाब से इसको मान्यता देते हैं और इसके अनुसार चलते हैं। और भारत और चीन एक प्रकार से जो सीमाएं लगती हैं चीन की भारत के साथ, उसमें प्रमुख तौर पर 3 सेक्टर आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पश्चिमी सेक्टर, जो कि वेस्टर्न सेक्टर है, जो कि लद्दाख है। आपको याद होगा कि पिछले साल मई के महीने में जो झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और चीन को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, उनके भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो जब वो गलवान में फेस ऑफ हुआ था पूर्वी लद्दाख के इलाके में, तो वो जो इलाका है वो वेस्टर्न सेक्टर है। इसके बाद एक आता है मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर जो है वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का इलाका। तकरीबन 550 किलोमीटर की यहां पर सीमा लगती है चीन की भारत के साथ। तिब्बत के जो इलाका है, तिब्बत आप जानते हैं कि उस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। और फिर इसके अलावा जो तीसरा सेक्टर है वो है पूर्वी सेक्टर, यानी ईस्टर्न सेक्टर। और ईस्टर्न सेक्टर में जो 2 राज्य आते हैं जो सीमाएं चीन की भारत से लगती हैं, उसमें सिक्किम आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है। तो यहां पर चीन, अगर मैं तुलना अगर करूं, पूर्वी सेक्टर हो या फिर पश्चिमी सेक्टर हो, आप उसमें देखेंगे कि जो मिडिल सेक्टर है वो कमोबेश, वहां पर चीन और भारत के बीच कम फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। यानी वहां पर एक प्रकार से इस पूरे इलाके को, जो मिडिल सेक्टर है, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या फिर लद्दाख की तुलना में जो उत्तराखंड और हिमाचल वाला मिडिल सेक्टर है, वहां पर कमोबेश स्थिति शांत रहती है। लेकिन चीन एक प्रकार से उस एक नीति पर चलता है, एक षड्यंत्र की नीति पर चलता है। वो एक चाल ऐसी चलना चाहता है कि भारत को वो तमाम अपने बॉर्डर्स पर जो उसके साथ लगते हैं, उन तमाम बॉर्डर्स पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो, ताकि हमारी एक बड़ी पूंजी उस दिशा में ही खर्च हो जाए। और भारत के साथ एक प्रकार से जो समस्या है वो ये है कि हमारे पास पश्चिमी सेक्टर, जो हमारा पश्चिमी बॉर्डर है, जो पाकिस्तान पश्चिमी दिशा में अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान भी लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है।
हालांकि एक बात आपको पता ही होगी कि दोनों देशों के बीच इस समय संघर्ष विराम चल रहा है, लेकिन फिर भी भले ही गोलियां बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है। इसलिए आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि उरी सेक्टर में अभी आपने देखा होगा कि एक तकरीबन 6 आतंकवादी भारत के भीतर प्रवेश करना चाहते थे, जिनमें से 2 तो भाग गए थे, लेकिन 4 ने प्रवेश कर दिया था और फिर उनमें से 3 को मार गिराया गया था, जबकि एक अली बाबर नाम का शख्स जो कि पाकिस्तान से भारत आया था, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और ओखारा जिला है वहां का रहने वाला है, वो भारत में आ गया और उसको जिंदा पकड़ लिया गया हमारी भारतीय सेना के द्वारा। बाद में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बात स्वीकार की कि दरअसल उसे पाकिस्तान की सेना ने ट्रेनिंग दी थी और आईएसआई ने उसे कुछ पैसे भी दिए थे, काम पूरा हो जाने के बाद आधे पैसे और देने की बात कही थी। तो पाकिस्तान जहां एक और भारत को उलझाना चाहता है, वहीं चीन भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और भारत के चाहे सेनाध्यक्ष हो या फिर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, वो लगातार ये बातें कहते हैं कि भारत 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए हर समय तैयार है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें 2 मोर्चों पर कभी ना कभी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसीलिए और अगर नहीं भी लड़नी पड़े तो भी हमें अपनी तैयारी को पुख्ता करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी है कि हमारे पास भौगोलिक तौर पर जो हमारे दोनों पड़ोसी हैं वो 1 नंबर के चालबाज हैं। एक आतंकवाद के आश्रय भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरा देश अपने सैनिकों को एक प्रकार से अतिक्रमण करवाता है, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर चीन के सैनिक भारत के इलाके में आते हैं तो इसमें उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका भी आशीर्वाद उनको होता है, तभी वो आते हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती। ये पाकिस्तान नहीं है जहां पर सेना का राज चलता है। चीन में भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर शी जिनपिंग का राज चलता है और उनके निर्देशों या उनके आदेश का अवहेलना कोई नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है, एक ही पार्टी है वहां पर, तो उनका इसमें पूरा का पूरा आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो खबर है वो क्या है। देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले की मलारी घाटी के बाराहोती इलाके में, जिसको कहीं कहीं पर बाराहोती भी कहा जाता है, तो ये जो बाराहोती का इलाका है, यहां पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मामला सामने आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बाराहोती जो ये चोटी है, दरअसल ये नंदा देवी नेशनल पार्क के उत्तर दिशा में नॉर्दर्न डायरेक्शन में ये स्थित है और गाड़ी से पहुंचने वाले अंतिम छोर से सैनिक उस तरफ पैदल ही जाते हैं, यानी काफी ज्यादा दुर्गम इलाका है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। ये चोटी जोशी मठ से जुड़ी हुई है, जहां पर भारतीय सेना और आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की कैंप्स आपको दिखेंगे, जो कि चीन की किसी भी हिमाकत को रोकने के लिए और चीन की चालबाजी का और चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए वहां पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो वहां पर आपको ये कैंप्स दिखेंगे। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो चीन के साथ लगती है सीमा, वो तकरीबन 350 किलोमीटर लंबी है और इसी पूरे बॉर्डर की निगरानी करते हैं हमारी भारतीय सेना और आईटीबीपी फोर्स के जवान। अब यहां पर आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जो खबर आई दरअसल कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए हैं उत्तराखंड में, तो यहां पर आप समझिए कि इसमें अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यह खबर जो आई दरअसल ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपी थी, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी, समाचार पत्र जो है, और उसके अनुसार ये घुसपैठ 30 अगस्त को यानी आज से तकरीबन 1 महीना पहले की गई थी। और जबकि देश के समक्ष ये खबर करीब 1 महीने बाद ऑब्वियसली आई है, उस समय जब ये 30 अगस्त की बताई जा रही है, उस समय के तकरीबन 1 महीने बाद ये निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ चीनी सैनिक घोड़ों पर सवार होकर आए थे, जिनकी संख्या 100 के आसपास हो सकती है, जबकि 55 घोड़े भी उनके साथ थे जिन पर कुछ सैनिक सवार होकर आए थे। यह भी कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 3 घंटे भारतीय सीमा में रहे थे, भारतीय सीमा के भीतर रहे थे और 5 किलोमीटर अंदर आ गए थे। इस दौरान यह भी खबर चली कि दरअसल वहां बने कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट्स को भी उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है, क्षति पहुंचाई है, और जिसमें एक पुल भी शामिल है। कहा जा रहा है कि एक पुल को उन्होंने नष्ट किया है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि वहां पर ऐसा कोई पुल है ही नहीं। यहां पर आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चमोली जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं यशवंत सिंह चौहान, उनका कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस की तैनाती या उसका तंत्र उपस्थित नहीं है। जो उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल्स हैं, हालांकि
कुछ के माध्यम से मीडिया रिपोर्ट को, इस अखबार को यह सूचना दी गई कि दरअसल हां, उन्होंने स्वीकार किया कि ये जो ग्रेजिंग ग्राउंड है, ग्रेजिंग ग्राउंड यानी ये एक प्रकार से घास वाला इलाका है जहां पर दोनों देशों के जो चरवाहे हैं वो अपने अपने मवेशियों को लेकर वहां पर उन्हें चराने के लिए जाते हैं। तो यहां पर उनके सैनिक आए हैं, लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं आया, ना ही भारत सरकार के द्वारा और ना ही भारतीय सेना के द्वारा या अन्य सुरक्षा बलों के फोर्सेस के माध्यम से अभी कोई आधिकारिक बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार यह बातें भी कही गई कि दरअसल यहां पर जब भारतीय सेना या भारतीय जो इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स है, उन्हें जब स्थानीय लोगों ने सूचना दी तो उसके बाद वो लोग पेट्रोलिंग पर निकले, जाहिर सी बात है, और जैसे ही वो पहुंचे तो तब तक वहां से चीनी सैनिक जा चुके थे। यानी इन दोनों के बीच कोई भी फेस ऑफ नहीं हुआ है। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा दोस्तों कि इससे पहले यानी 30 अगस्त से पहले जुलाई में भी, इसी महीने जुलाई में भी, इसी साल के जुलाई में भी चीनी सेना की एक टुकड़ी बाराहोती के पास नजर आई थी और उस समय स्थानीय भेड़ पालकों द्वारा भी चीनी सैनिकों की इस घुसपैठ की सूचना दे दी गई थी। और इस बार भी जो घुसपैठ की सूचना है वो रिमखिम स्थित आईटीबीपी की चौकी पर दी गई और इसके बाद आईटीबीपी के जवानों ने और भारतीय सेना के जवानों ने घटनास्थल का जायजा लेने के लिए वहां पर गश्त किया। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं दोस्तों कि उत्तराखंड से चीन की जो करीब 350 किलोमीटर की जो सीमा लगती है, मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो 345 किलोमीटर की जो सीमा लगती है, उसमें से करीब 100 किलोमीटर चमोली जिले में आता है और चमोली जिले में ही ये बाराहोती, इसको आप घाटी कह लीजिए, या ये जो बाराहोती का ये जो ग्रेजिंग एरिया ये वहां पर पड़ता है। आपको याद होगा दोस्तों कि जब पिछले बरस लद्दाख में जो तनाव हुआ था, उसके बाद से लगातार एक साल तक करीब करीब दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो आमने सामने आ गई थी। और फिलहाल इस समय भी एलएसी के दोनों तरफ 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। लंबे वार्ताएं भी चल रही हैं, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, तकरीबन 12 स्तर की वार्ताएं हो चुकी हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक स्तर भी शामिल है, जिसमें मिलिट्री स्तर की भी शामिल है और इसमें कुछ समझौते भी हुए, जिसमें सबसे पहले तो ये था फरवरी में इसी साल की जो पेंगोंग लेक है, पेंगोंग जो झील है, उसके नॉर्दर्न और सदर्न बैंक से डिसएंगेजमेंट होगा, उसमें दोनों देशों ने सहमति की और हो भी गया वहां से। फिर इसके बाद अभी हाल ही में गोगरा, वहां से भी दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उन्होंने समझौता किया कि हम यहां से भी डिसएंगेजमेंट करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी स्थिति नाजुक बनी है, जिसमें देपसांग का इलाका है, जिसमें डेमचौक का इलाका है, जिसमें हॉट स्प्रिंग्स का इलाका है। तो वहीं मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि सीमा विवाद को लेकर चीन अभी भी बाज नहीं आ रहा है और नित नए नए दिन, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, बदलते जाते हैं, कोई ना कोई नई चालबाजी उसकी सामने आती ही रहती है। बाराहोती के बारे में एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इलाका है, दरअसल पहले भी चीन की ओर से इसमें घुसपैठ की गई थी और की जाती रही है। मैंने आपको अभी इसी साल की 2 आपको घटनाएं बताई, जब जुलाई में घुसपैठ हुई थी, उसके बाद 30 अगस्त को घुसपैठ हुई। इससे पहले भी सितंबर 2018 में भी ऐसी खबरें आई थी कि चीनी सैनिकों ने यहां पर 3 बार घुसपैठ की है। 1954 यानी आज से तकरीबन 60-70 बरस पहले से यहां पर घुसपैठ चल रही है और 1954 में यहां पर पहली बार, और यह पहला इलाका था जहां से चीन के सैनिक भारत में आए थे और घुसपैठ उन्होंने की थी। और उसके बाद कुछ इलाकों पर जो भारत के इलाके हैं उन पर उन्होंने कब्जा करने के भी प्रयास किए थे और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच। चीन इस इलाके को अपना इलाका मानता है। और यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि तिब्बत और उत्तराखंड या भारत को जोड़ने वाला जो एक पास है, तुंजुन ला पास, इसी को पार करके ये लोग आए थे और यही जो पास है, तुंजुन ला पास जो है, दरअसल ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। अब तो चीन है वहां पर कब्जा कर रखा है उसने, लेकिन पहले जमाने में जब सब कुछ ठीक था, जब तिब्बत एक आजाद देश था या एक आइलैंड या प्लेट्यू आप कह लीजिए वो था, तो उस समय यही इसी तुंजुन ला पास से ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक कारोबारी संबंध थे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि इस पूरी घुसपैठ को लेकर शासन और प्रशासन ने इंकार किया है, सेना ने या सरकार ने भी इंकार किया है, तो यहां पर ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। ये पूरी की पूरी वीडियो में बार बार आपको बताना चाहूंगा कि एक मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, क्योंकि और ऐसा कहा भी गया है कि ऐसा हुआ है, तो इसलिए ये हमारे सुरक्षा प्रतिष्ठानों की दृष्टि से, हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील खबर है।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बीते कुछ दिनों में चीन ने निर्माण कार्य भी बढ़ाया है और दोनों सेनाओं के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन फिर भी चीन भारत को कई मोर्चों पर एक साथ उलझा के रखना चाहता है और इसीलिए वो उकसाने की कार्यवाही भी करता है और इसीलिए वो दूसरे सेक्टरों पर भी अतिक्रमण करता है। एक साथ वो हमारे तीनों सेक्टर्स पर अतिक्रमण करना चाहता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चीन इस समय बौखलाया हुआ है, क्योंकि चीन के खिलाफ अलग अलग देश, चाहे क्वाड हो, चाहे ऑकस हो, या फिर और भी कुछ गठबंधन बनाए जा रहे हैं जिसमें चीन की तानाशाही, चीन का जो एक रवैया है कि वो इस पूरे दुनिया का एक दादा बनना चाहता है और जो उसकी विस्तारवादी सोच है उसके खिलाफ है, उसके एक प्रकार से उत्तर है, प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, तो उससे वो बौखलाया हुआ है। साथ ही साथ चीन के खिलाफ ये जो गठजोड़, ये जो गठबंधन बनाया गया है अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, या फिर ऑकस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका है, तो उसमें आप एक देख सकते हैं कि इसमें एक ही देश है भारत, जिसकी सीधे तौर पर चीन से सीमा लगती है और चीन इस बात से काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि चीन को यह लगता है और चीन को यह पता भी है कि अगर दुनिया के देशों को एशिया में मुकाबला करना है या दुनिया में भी अगर चीन का मुकाबला करना है तो भारत एक बहुत ही मजबूत विकल्प है और भारत में ही वो दम है कि वो चीन को यहां पर क्षेत्रीय आधार पर भी रोक सकता है और वैश्विक स्तर पर भी भारत ही सबसे मजबूत विकल्प है चीन का। तो चीन बौखलाया हुआ है। इसके अलावा चीन के कुछ आंतरिक मसले भी हैं, जिसमें एक बड़े हिस्से में वहां पर बिजली का संकट है, कोयला सप्लाई भी वहां पर, क्योंकि वहां पर प्रभावित हुई है, कोयले के दाम भी बढ़े हुए हैं, किल्लत भी है, लिहाजा वहां पर एक बड़े इलाके में, जो कि वहां का पूर्वोत्तर का इलाका है, वहां पर कई इलाकों में, कई प्रांतों में, आधे प्रांतों में करीब आप मानकर चलिए जो मेनलैंड चाइना के हैं, वहां पर घरों, फैक्ट्रियों और मॉल्स इत्यादि पर बिजली की आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है, लिहाजा वहां पे अंधेरा छाया हुआ है। तो ये चीजों का भी एक प्रकार से उसको सामना करना पड़ा है, इसीलिए वो ताइवान हो या फिर भारत हो, उनके साथ टेंशन को बढ़ाना चाहता है। और क्यों? क्योंकि चीन की एक मंशा है कि वो यथास्थिति को, जो जमीनी स्थिति है, यथास्थिति को एक तरफा तौर पर बदलना चाहता है, बजाय इसके कि वो जिसके साथ वो करना चाहता है, जो उसमें दूसरी पार्टी है, उसके साथ बातचीत करे। नहीं, वो अपने ही एक प्रकार से, अपने ही द्वारा एक तरफा तरीके से वो यथास्थिति को परिवर्तित करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि चूंकि गवर्नमेंट, जो सरकारी ऑफिशियल्स है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि चाइनीज सोल्जर्स आए थे, लेकिन अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है दोस्तों, ये जो डीमिलिटराइज्ड जोन है, यहां पर सैनिकों की तैनाती नहीं होती है और शायद इसी चीज का फायदा भी चीन ने उठाया। लेकिन अब भारत भी इस दिशा में सोच रहा है कि क्योंकि ये भी अगर यहां पर भी वो आ रहा है, क्योंकि चीन किसी सिद्धांत को नहीं मानता, तो इस पर देखने की जाहिर सी बात है कि आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और खबरों के साथ जोड़ना चाहूंगा जो कि इसी मैटर से जुड़ी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे साहब, इन्होंने गुरुवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में कहा कि जब तक भारत और चीन के बीच सीमा समझौता नहीं होता, तब तक चीन के साथ झड़पें होती रहेंगी। सीमा का मुद्दा जो कि लंबे समय से लंबित है, उसका एक दीर्घकालिक समाधान लाने की आवश्यकता है, तभी शायद भारत और चीन के बीच ये विवाद खत्म हो सकता है, ये गतिरोध टूट सकता है, जो कि सही बात है। क्योंकि 2017 में आपको याद होगा कि डोकलाम में किस प्रकार से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। फिर आपको पिछले बरस याद होगा गलवान में जो कुछ हुआ, और अभी खबरें आई कि उन्होंने उत्तराखंड में प्रवेश किया। तो ये चीजें कब तक आखिर चलेंगी? तो सेना प्रमुख के द्वारा बिल्कुल सही बात कही गई कि जब तक इसका दीर्घकालिक समाधान नहीं निकलता है, तब तक इसमें झड़पें होना एक प्रकार से आपको भविष्य में भी दिख सकता है और चीन उकसाने की कार्रवाई करेगा, क्योंकि चीन पारंपरिक युद्ध में नहीं आएगा। चीन बड़ा ही चालाक देश है। चीन उकसाएगा, चीन छोटे छोटे प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, कभी यहां पे घुसपैठ करने की, और भारत को ताकि उलझा कर रखना चाहेगा। और जैसा कि मैंने रीजन आपको बताया कि आंतरिक मसले हो या फिर वैश्विक स्तर पर भी, चूंकि चीन को अपने खिलाफ एक चुनौती, एक प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धा दिख रही है, हर कोई उसको दबाना चाहता है, क्योंकि चीन विस्तारवादी है, तानाशाह बनना चाहता है, इसलिए चीन भी बौखलाया हुआ है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन लगातार सैनिकों की संख्या और साजो सामान की संख्या भी बढ़ा रहा है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने, वो आपने कहावत सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत चीन की सीमा पर अतिक्रमण कर रहा है। ये बिल्कुल हास्यास्पद और बेबुनियाद बात कही है। इसके अलावा यहां पर विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि चीन की गतिविधियों की प्रतिक्रिया में ही भारतीय सशस्त्र बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर मैन टू मैन वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, मार्किंग की गई है। तो
भारतीय सैनिक भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर और है कि दरअसल एमएम नरवणे, जो कि हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हैं, सेनाध्यक्ष हैं, वो लद्दाख दौरे पर गए हुए हैं 2 दिवसीय, जहां पर वो सिक्योरिटी सिचुएशंस का और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायजा लेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में ठंड आने वाली है और वहां पर -40 से 50 डिग्री तक कई ऊंचाई वाले इलाकों में टेम्परेचर चला जाता है। और ऐसे में जहां तक एक बात थी कि दोनों देशों की जो सेना है वो ठंड के मौसम में पीछे हट जाए, लेकिन चीन नहीं माना, तो चूंकि भारत को भी फिर उसको देखते हुए तैनाती करनी होगी, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारा ही इलाका है। बहरहाल ये कुछ बहुत जरूरी खबर है। और आप जानते हैं कि चीन एक ऐसा देश है जो कि एक प्रकार से गरीब और मध्यम आय वाले देशों को पैसे देकर उनको गुलाम भी बनाता है, और जो देश विकसित हो रहे होते हैं, जो देश बड़े होते हैं, उनको उलझा कर भी रखता है। चीन को समझना वाकई में बहुत कठिन और मुश्किल है, क्योंकि चीन के दिमाग में क्या चल रहा है ये वाकई में वही जानते हैं। लेकिन चीन के जो हरकतें हैं वो इस बात की तरफ इशारा जरूर करती हैं कि उसके इरादे ठीक नहीं है। और ये चीजें आप देखते ही हैं, क्योंकि वो कैसे गरीब देशों को अपना गुलाम बनाता है और कैसे वो वहां पर अमेरिका की तुलना में भी वैश्विक स्तर पर भी ज्यादा निवेश करता है, जो अपनी उसकी विकास परियोजनाएं होती हैं। फिर अचानक से क्या होता है कि दूसरे देश को वो गुलाम बना लेता है और फिर उन्हीं की संपत्तियों पर अपना कब्जा कर लेता है। इसके ताजा उदाहरण में लाओस है, इसमें ताजा उदाहरण में वेनेजुएला आता है, पाकिस्तान आता है। करीब 42 ऐसे देश हैं जो कि इस पूरे जाल में फंस चुके हैं चीन के, क्योंकि चीन ने एक प्रकार से इस तरीके की योजना कर रखी है कि वो पहले विकास के कार्यों के नाम पर निवेश करता है और फिर उसके बाद अचानक से कब्जा कर लेता है। तो यही चीन का असली सच है। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूं, छोटी सी आपको एक खबर देना चाहूंगा कि चीन का जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है, उसके माध्यम से 42 देशों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा संकट बन गया है, जी का जंजाल बन गया है। इन देशों पर चीन का करीब 385 अरब डॉलर का कर्ज है। चीन का कर्ज इन देशों की जीडीपी के 10% से भी अधिक है। और अभी भी जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसके करीब 30%, 35% प्रोजेक्ट्स आज भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। और जो इसका मंसूबा है कि दक्षिण एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक और अफ्रीका के कोई देशों को इस बेल्ट पे जोड़ना है, इस बेल्ट एंड रोड परियोजना में, वो तमाम देश आज एक प्रकार से संकटों से जूझ रहे हैं। लेकिन चीन चूंकि वहां पर निवेश कर रहा है, इसलिए वो कुछ कह नहीं रहे हैं। और अफगानिस्तान में भी चीन की भूमिका कैसी है आप सभी जानते हैं। बहरहाल ये घटना एक जियोपॉलिटिक्स विषय था, जियोपॉलिटिकल विषय था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।